कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का वैद्युत चालन जो कि इकाई 2 है, उसका टॉपिक चालक में वैद्युत धारा ये पढ़ना है हमें। तो आपने चालक के बारे में पढ़ा है। चालक वो पदार्थ होता है जिसमें धारा प्रवाह आसानी से होता है, और हमने आपको बताया है कि किसी चालक में धारा प्रवाह तभी आसानी से होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें तभी तो धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा वो धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। आज हमें उसी के बारे में पूरा चर्चा करना है और समझना है आपको फिगर द्वारा कि कैसे किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, चित्र में आपको मैंने दर्शाया हुआ है। देखिए, इसके बारे में आपने बहुत पहले से ही जाना हुआ है, फिर भी मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। सभी पदार्थों की रचना अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, ये आपको पता ही है। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन, देखिए जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पास में होंगे, नाभिक द्वारा उन पर लगाया गया आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, और जो दूर होते हैं उन पर बल कम होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा बस संरचना के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं, अब हमें अगला स्टेप में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, सामान्य ताप पर हम इसको सामान्य ताप मतलब इसके कुछ वर्क करेंगे। जब हम काम करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य ताप पर तापी विक्षोभ के कारण बाहरी कक्षाओं में, जो बाहरी कक्षा है मतलब जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो जो बाहर की कक्षाएं हैं, बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से अलग होकर चालक में अनियमित रूप से गति करेंगे। किस रूप से? अनियमित। अनियमित मतलब रैंडमली होता है, उनका कोई फिक्स नहीं होता। अनियमित रूप से गति करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। वही अनियमित करने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक, देखिए ध्यान से, 10⁻29 जो होता है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है प्रति मीटर क्यूब, मतलब इतना घनत्व है इनका। वास्तव में आपको बता दें कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल होती है वो तो बहुत ही कम होती है, चाल बहुत कम होती है इनकी, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो चालक में प्रवाहित करा देते हैं। अगर आप चाल की बात करें तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। क्योंकि आप माइनस है, समझ रहे हैं, 1/1, 2, 3, 4, 1 सेकेंड का 1/1000वां भाग, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1 सेकेंड का 10,000वां भाग इनका चाल होता है। चाल तो बहुत कम है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण यह धारा प्रवाहित करा देते हैं। ठीक, अब अभी तो हमने ना वैद्युत क्षेत्र में लगाया भी नहीं है, अभी तो केवल हमने संरचना पढ़ा और कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन को हमें उत्सर्जित करना है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये वैद्युत चालक होते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता वही वैद्युत चालक होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा वैद्युत चालक कौन होता है, तो सबसे पहले आप चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता क्रमशः होती है। जैसे पहले हमने बताया उस हिसाब से सबसे पहले कौन होता है, चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम आदि, इस प्रकार के धातुओं के क्रम में होते हैं। अब देखिए, अब हमने कहा कि जैसे एक ये फिगर में बनाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा लिया, इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं ऐसे, और जैसा आपने पढ़ा है कि यह अनियमित गति करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। अगर विभिन्न दिशाओं में अगर ये गति करते रहेंगे तो हमें इनकी एनर्जी लेना मुश्किल है। जैसे कोई इधर गति करे, कोई इधर करे, कोई ऊपर, कोई यहाँ, ऐसे, जिसको रैंडमली मोशन कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की दिशाओं में गति करते हैं। अब इससे तो हमें धारा नहीं मिलने वाली। अगर ये विभिन्न प्रकार की दिशाओं में गति करेंगे तो हमसे इन्हें कोई धारा मिलने वाली नहीं है। लेकिन अब इन्हें क्या करना होगा, अब देखिए, अगर ये अनियमित गति करते हैं, अनियमित, तो इनकी चाल 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होती है। हमने आपको बताया था कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र में गति करते हैं तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है।
और ये अनियमित गति करते हैं तो इतना बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा मोशन है, इस हिसाब से गति करते हैं। और यह जो चाल होता है यह तापीय चाल हो, क्योंकि ताप के कारण ही चाल में यह प्राप्त हुआ है, इसे तापीय चाल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ इसमें एक थोड़ा सा डेरिवेशन के रूप में एक लाइन का आपको बताते हैं। मान लीजिए इसमें n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन है, n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उनको उनकी चाल भी अलग अलग होगी। जैसे हमने मान लिया चाल u1 u2 u3 u4 डॉट 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 un, ये प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल हमने कर ली। अनियमित गति के कारण किसी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन की औसत चाल शून्य रहती है। चूंकि यह अनियमित गति कर रहे हैं, इनका कोई डायरेक्शन ही नहीं, तो कोई काम नहीं करेंगे। अगर इनकी औसत चाल देखी जाए, औसत चाल सबको जोड़ के जितनी संख्या होते हैं उससे डिवाइड की जाती है। मान लो n संख्या है तो n से डिवाइड कर दें, इनकी चाल क्या होगी, शून्य। अगर इनकी औसत चाल शून्य होगी तब तो इस कारण विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में किसी धारा का प्रवाह नहीं होता। तो आपने देखा, हमने पहले बताया इसमें विद्युत क्षेत्र तो हम जोड़े नहीं हैं। अगर आप विद्युत क्षेत्र नहीं जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार का हमें चाल नहीं मिलता, कोई भी प्रकार की धारा नहीं मिलती। अब अगला टॉपिक ये उठता है कि हमें धारा कैसे मिलेगा। चलिए अब धारा जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने किया कि जो हम चालक लिए थे उस पर हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। देखिए बैटरी है, ये माइनस, ये प्लस, और ये विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई है। अब हमने इस पे क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र को आरोपित कर दिया। तब क्या होगा, चालक के किसी पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन प्रवाह को समझने के लिए हमने एक L लंबाई का बेलनाकार शेप लिया। चालक में प्लस Q आवेश से माइनस एक Q आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए जैसे हमने आपसे कह दिया, प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, हमने क्षेत्र कर दिया। और आप ये को अच्छे पता है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, और वह जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेग से गति करते हैं उन्हें अनुगमन वेग Vd कहते हैं। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण किसी भी चालक में आप वैद्युत धारा प्रवाहित करा सकते हैं। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट चालक में वैद्युत धारा का। तो आपने देखा फिगर से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यही युक्ति जो हमने आपको बताया था बैटरी या सेल में, यही युक्ति बैटरी या सेल में होती है जो निरंतर धारा को प्रवाह को बनाए रखते हैं। और अगला टॉपिक आपका इसी से, जैसे हमने अनुगमन वेग बताया वो रहेगा। अगला आपका देखिए अनुगमन वेग या अपवाह वेग, वही फिगर जो हमने इसके पहले आपको समझाया था, उसी फिगर से आधारित है। यहाँ आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा की साइड लगाया था और इलेक्ट्रॉन आपको इस प्रकार चलते हुए दिखाया। आपने नीचे सेल को जोड़ा हुआ था, ये माइनस और ये प्लस था। अब देखिए इसमें इसके पहले में हम आपको समझाई दिए थे पिछले वाले फिगर में कि अनुगमन वेग क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं उसको। मैं एक बार परिभाषा पढ़ देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे वैद्युत क्षेत्र आपने लगाया E, ये देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इलेक्ट्रॉन उधर है। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। सिंपल था, मैं उसी में आपको समझा दिया था फिगर, पिछले ही फिगर में, कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें वैद्युत क्षेत्र हम नहीं जोड़े थे तो ये अनियमित गति कर रहा था। अनियमित गति, उसकी वेग बहुत ज़्यादा था, जैसा कि आपने पढ़ा 10⁶ था। और जब ही वैद्युत क्षेत्र हमने जोड़ दिया तो सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलने लगे, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो जिस वेग से वो जा रहे थे उसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, और उस अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका अनुगमन हो गया। और इसमें जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बताता हूँ उसके बारे में, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बहुत ही कम होता है। इनका जो अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग होता है। तो आप सोचेंगे इतना कम वेग है फिर भी ये धारा को कैसे प्रवाहित कराता है। तो इसका भी हमने आपको बताया ही था कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होती है जिसके कारण चाल कम होने पर भी यह धारा को निरंतर बनाए रखते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है,
ये आपका अनुगमन हो गया। अब इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक, अगला आपका टॉपिक देखिए श्रांति काल। श्रांति काल का मतलब काल का मतलब समय से होता है, आपको पता है, टाइम से, टाइम पीरियड। किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल। जैसे आपको बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन आयन टूटते हैं, धन आयन और ऋण आयन। आपको पता है कि जो समान आवेश वाले हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे ऋण और ऋण एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और उसी प्रकार धन और धन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आपको पता ही है। तो जब ये प्रक्रिया चलती है तो उसमें धनायन जो उत्पन्न होते हैं, जो धन होते हैं, जब धन चार्ज धन से टकराता है तो टकराने के बाद कुछ दूर तक जाते हैं, तो जो उनके बीच का गैप होता है या दूरी होती है उसी को हम लोग दूरी में जो समय लगता है उसी को हम लोग श्रांति काल करते हैं। जैसा कि आपको परिभाषा दिया गया है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल। जैसे एक टक्कर हो गया यहाँ से यहाँ, ये आए टकराए, फिर ये लगभग ऐसा तो नहीं सबका टाइम फिक्स ही होगा कि 2 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद 2 सेकंड सब टकराएंगे। कोई 1 सेकंड के बाद भी टकराएगा, कोई 3 सेकंड के बाद भी टकराएगा, कोई आधे सेकंड में भी टकराता है। तो वह टक्कर को हम औसत समय अंतराल कहते हैं। तो जैसे जब ये अनियमित गति करते हैं तो आपस में टकराते रहते हैं, तो जो टकराने के बाद जो अगला समय आता है उसी को हम लोग श्रांति काल और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जब ये टकराएंगे तो इनके बीच की दूरी भी होगी, जिसे हम लोग औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, औसत मुक्त पथ। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है औसत मुक्त। अगला आपका देखिए औसत मुक्त पथ। इसके पहले हमने जो पढ़ा था श्रांति काल, उसी से रिलेटेड ये है। जब दो धन आयन आपस में टक्कर होता है, बस बहुत सारे धन आयन बनाते हैं, कहीं से भी टकराते हैं, अनियमित गति करते हैं ये लोग, ठीक। तो इनका जो औसत समय अंतराल था वह श्रांति काल में चला गया। क्योंकि जब ये टक्कर हो रही है तो कुछ दूरी भी हो रहा है, ये कुछ दूरी भी आ रही है, इस दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी 1 और 2, इनके बीच की औसत दूरी, या 2 और 3 इनके बीच की औसत दूरी। औसत इसीलिए बोला जा रहा है कि औसत का मतलब कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होता, वह एक एवरेज होता है। सेंटीमीटर में अगर हम मापें तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, कुछ भी का हो सकता है। इसलिए उसको औसत के नाम से दिया जाता है, ताकि औसत आपका फिक्स रहे, वो औसत के हिसाब से दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए इतना ही है। अब आगे हम लोग कुछ डेरिवेशन के बारे में समझेंगे, तब तक आप इसको तैयार करिए। धन्यवाद।